जब तक लोग खामोश हैं सरकारें खामोश, सब सलामत हैं। जिस दिन लोग समझने लगेंगे उस दिन सरकारें अपनी होश खो बैठेंगे, और ना के होश बल्कि उनके सर पे जो रखा हुआ ताज भी खो बैठेंगे। वो दिन आने से पहले सरकार को सुधर जाना चाहिए। सबसे पहले हमारे मुसलमान लीडरशिप, भले पार्टी से कुछ भी हो, लफ्ज़ मुसलमान जितने भी लीडर हैं सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक कॉन्फ्रेंस करें, एक मीटिंग करें, अपने अपने ख्यालात को जाहिर करें, एक फैसले पे आए और सारा फैसला ले जाके सरकार के आगे रख के टेबल ठोक के बात करना चाहिए कि हमारा भी हक बनता, हमको ये हक दो। भाई कोई भी लफ्ज़ मुसलमान ओपन ऐलान, जितने जनता दल में आके शामिल होना चाहते हैं मैं उन सभी मुसलमानों को हार्टली वेलकम करता हूँ। आओ आओ और जुड़ जाओ। आज मैं सिर्फ एक सिपाही की तरह खड़ा हूँ, मैं कमांडर बनना चाहता हूँ, मेरे पीछे फौज चाहिए। आओ, जिसमें भी जज्बा कौम की खिदमत करने का सब आओ, सभी को वेलकम करता हूँ। ना मेरी कौम कुछ एक अजीब ही प्याला पी लिए, पता नहीं उस प्याले का जायका किस बेवकूफ़ ने समझाया था और वो आज तक उसी जायके के नशे में डूबे हुए हैं, वो उस प्याले से बाहर नहीं आना चाह रहे। तो मैं खुसूस, हाँ भाई नाम बोल लो, कांग्रेस बोल लो। मुल्क भर में किसानों का एहतजाज चल रहा है। इस सिलसिले में बात करने के लिए जेडीएस के सीनियर लीडर ज़फ़रुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़रुल्लाह साहब अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर हैं और सर आपसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है वो ये कहाँ तक जा सकता है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी जहाँ तक सोच जा रही है, सबसे पहले तो मैं हमारे इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रगुजार का अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनकी ज़िद और हठधर्मी जो है इस देश की एक दिशा और एक पूरी तस्वीर को बदलने जा रही है। जहाँ तक मेरे अगर दूरअंदेशी की बात अगर आप सुनना चाहेंगे तो, जैसे कि उन्होंने जो ज़िद की है कि इस किसानों के फैसले को मानना ही नहीं है, तो उसके कहीं ना कहीं ये एक तरफ से जो हर कोई हिंदुस्तानी जो अपने अपने फ़िरक़े, अपने अपने कौम, अपने अपने ज़ात मज़हब धर्म में बटा हुआ था, उन सब के लिए एक मज़बूत प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहे हैं। इसका अंजाम आगे चल के मैं समझता हूँ कि जो एक सेक्युलर देश भारत कहलाता था उसकी एक तस्वीर उभर के आने वाली है। मेरा ऐसी सोच है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। और रही बात हक़, किसानों के हक़ की, मेरी सोच से कोई भी किसान नाजायज़ मांगे तो मांग नहीं रहा है। वो अपनी पैदावार की फसल की एक तय कीमत मांग रहा है, जो कि वो अपना जायज़ हक़ मांग रहा है। और जो कोई भी हुक्मरान जब अपनी रियाया की और ख़ास तौर पे मुल्क के किसानों की हक़ के बारे में जब बेइंसाफ़ी और उनको नाहक करना चाहता है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी हुकूमतें कहीं क़ायम रही होंगी और ना ही क़ायम रहने वाली हैं। अगर कोई नाजायज़ हक़ मांगता होता तो उसका कोई इलाज होता। जब कोई हक़दार अपना हक़ मांग रहा है, अपनी मज़दूरी की हक़ मांग रहा है, तो हुकूमत को उस पर गौर करना चाहिए और उन मेहनत करने वालों को, देखिए मैं किसी और की बात करने से बेहतर है मैं अपनी बात करूँ। माना कि मैं माली हालत से बेहतर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंक्रीट खा सकता हूँ या केमिकल खा सकता हूँ। खाने के लिए रोटी तो मुझे भी चाहिए, और जो रोटी पैदा करता है अगर आप उसका दर्द नहीं समझ पाओगे तो आपकी कोई इमारत खड़ी नहीं रह जाएगी, बाकी नहीं रह जाएगी। ऐसी इमारतों की तामीर करने वाला बेवकूफ़ है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। सर आप कई मुल्कों में आपका दौरा होता है आपकी तिजारत के सिलसिले में, किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे इसे देखा जा रहा है इस एहतजाज को? देखिए, ना कि सिर्फ एक एहतजाज के बारे में मैं बात करूँगा, बल्कि ऐसे कई स्ट्राइक्स, कई प्रोटेस्ट्स हुए, कई आंदोलन हुए, कई एहतजाज हुए। इन टोटली अगर कहना चाहता हूँ तो मैं ये केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग ने अपने एक इमेज, अपनी जो एक वक़ार वाली जो बात थी, हम जो फ़ख्र करते थे कि हम भारतीय हैं, तो आज कहीं ना कहीं एक हद तक हम लोगों को सर झुका के बात करने की नौबत तो आ चुकी है। ये स्टेट पॉलिसी जो है इंटरनेशनल स्टेज पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी पॉलिसी है,
वो बिगड़ती जा रही है। सारे हमारे पड़ोसी देशों से, जैसे कि पाकिस्तान को तो मैं पहले से ही गिनता नहीं हूँ, पाकिस्तान का मैं जिक्र तक नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने उनको दुश्मन तो मान ही लिया है। तो जो दोस्त था चाइना आज हमारा दुश्मन हो गया, जो हमारा हमदर्द था नेपाल हमारा दुश्मन हो गया, जिसको हमने पैदा किया वो बांग्लादेश हमारा दुश्मन हो गया, जो भूटान कभी हमारी नज़रों से नज़रें नहीं मिलाने वाला भूटान हमारा खिलाफ खड़ा हो गया, श्रीलंका हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है, अफ़गान के रिश्ते ख़राब हो गए, ईरान से रिश्ते ख़राब हो गए, इराक़ से रिश्ते ख़राब हो गए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी कहीं ना कहीं ख़राब है, ख़राब हो रही है। इस पिक्चर को, इस छवि को सुधारने की आज की केंद्र सरकार को ज़रूरत है। इस पे ध्यान देना चाहिए। हम भी चार में चौथे बन के जी सकते, पन हम अपने मुल्क को अलग थलग बना के, हम अपनी नज़रों में गिर के, दुनिया की नज़र में हम गिर के, ऐसे स्ट्राइक को, ऐसे प्रोटेस्टों को, इसको लंबा खींचना दुनिया के आगे हम अपने आप को कहीं ना कहीं बोना करने के बराबर है। तो सरकार को इस पे फ़िक्रमंद रहना चाहिए। फ़िक्रमंद होते हुए इसका सॉल्यूशन निकाल के चार में चौथे अपनी इज़्ज़त को बरकरार करना चाहिए। ये रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ। सर, जीडीपी की अगर बात करें तो यहाँ की जो तिजारत है, चूँकि पेट्रोल का रेट भी बढ़ गया है, आने वाले दिनों में ताजिरों को किस तरह से मुश्किलात का सामना होता है? देखिए, जहाँ तक का पेट्रोल का सवाल है, एक वक्त था $115 मार्केट था, लेकिन आज वही $42 to $49 होएगा मैक्सिमम। मैंने रिपोर्ट तो आज की नहीं देखा, तो मैं फॉल्स स्टेटमेंट नहीं करना चाहता। तकरीबन ये कह सकते कि हम लोग एबो 45% पे जब इंटरनेशनल मार्केट में आ जाके पेट्रोल खड़ा है, जो कुछ भी सऊदीया का, ईरान के जो इख्तिलाफात हैं, इसका सारा असर जो है पेट्रोल का रेट तो कम है। तो उस पेट्रोल के रेट का कम होने के बाद में 800 समथिंग जो ये लोग ने टैक्सेस, भले स्टेट टैक्सेस हो या सेंट्रल टैक्सेस हो, आम आदमी का खून चूसा जा रहा है। आम आदमी का खून चूसते हैं तो इसका असर ना कि सिर्फ एक आम आदमी पे कैसे पड़ेगा, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो मैं ये बताता हूँ। ज़ाहिर है कि डीजल का पेट्रोल बढ़ता है तो ट्रक का भाड़ा बढ़ जाएगा, ट्रक का भाड़ा बढ़ जाएगा तो जो कैरी करते हैं सब्ज़ी, फल वगैरह, दाना अनाज जो भी है, हर किसी के ऊपर तो रेट बढ़ेगा। जैसा हर किसी चीज़ के ऊपर रेट बढ़ेगा तो मज़दूर की मज़दूरी बढ़ेगी। सब चीज़ जब बढ़ जाती है तो अनाज के भाव बढ़ जाएंगे, तो इसकी दिक्कत तो पूरे आम हिंदुस्तानी को इसकी तकलीफ़ को झेलना पड़ेगा आने वाले दिन में। ये जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ये रेट नहीं बढ़ाया जा रहा है, बल्कि इंडिया की पब्लिक के पैरों के नीचे बारूद बिछाई जा रही है, जिसका खामियाजा कोई एक जाति, एक धर्म वाला नहीं भुगतने वाला है। ये भूख और रोटी हर मज़हब, हर धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, हर मज़हब की ज़रूरत जो चीज़ है उस पे ये रेट बढ़ जाएगा। और हर कोई मज़हब का इंसान, यानी लफ्ज़ इंसान, इसमें तकलीफ़ में आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर सरकार दोबारा गौर करे। जब तक लोग खामोश हैं, सरकारें खामोश, सब सलामत हैं। जिस दिन लोग समझने लगेंगे, उस दिन सरकारें अपनी होश खो बैठेंगे, और ना के होश बल्कि उनके सर पे जो रखा हुआ ताज भी खो बैठेंगे। वो दिन आने से पहले सरकार को सुधर जाना चाहिए। सर, अब रियासत की बात करें तो आप जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और जेडीएस की ये बीजेपी से जो दोस्ती है वो लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ आप बीजेपी के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थन से आपका स्पीकर भी बन जाता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने दो अल्फाजों का इस्तेमाल किया। कभी कभी उनके ख़िलाफ़ होते हैं, कभी कभी उनके साथ होते हैं। जो साथ होने वाला जो अल्फाज है उसको मैं सीधी तरीक़े से ख़ारिज करता हूँ। अगर आप पूछेंगे कि ख़ारिज क्यों कर रहे हो, एक अल्फाज को क्यों ख़ारिज कर रहे हो, देखिए, परसों कुमार स्वामी जी ने एक स्टेटमेंट दी है, तुम राम मंदिर के चंदे के नाम से आप लोग जो मार्गदाई कर रहे हैं, जो एक निशान कर रहे हैं, ये गलत है। ये आवाज़ उठा के कुमार स्वामी जी ने किसका फेवर किया? इसको पार्टी का काम बेनिफिट है हमारा। बात यहाँ पार्टी की नहीं है, बात यहाँ उसूलों की है। जब हम किसी एक जगह में, हाँ, आपका अंदेशा मैं समझ गया, शायद वो आप पोवर्टी साहब के बारे में बोलते होंगे। अगर आपका सवाल वो है तो उसका जवाब मैं ये देता हूँ। हमारी पार्टी से बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, मुखालिफत में अपोजिशन लीडर तो वो कहलाते हैं। जब वो लोग हथियार डाल दिए तो हम चंद सिपाही को लेके करने, वहाँ क्या करना, खुदकुशी? बेहतर है कि जगह छोड़ दे।
तो वहाँ पे हमारा ये स्टैंड था। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी के साथ में गए। वो कभी ज़िंदगी ने मारा, कभी किसने मारा, क्या कुछ वो गाना वगैरह जो आता है ना आपका, उस तरीके से जनता दल के साथ में ये हाल हुआ है। कभी कांग्रेस ने मारा तो कभी बीजेपी ने मारा। हम तो दोनों तरफ से मारे गई हुई पार्टी है हमारी। वजह क्योंकि हमारी हम कौम हो चाहे हमारे वोटर्स हो, जो है उन्होंने हमको जैसा 94 में जैसा हाथ में लिए थे उस तरीके से ले नहीं रहे। उस तरीके से नहीं लेने से हम ताकत से कमज़ोर हैं। जो एक कमज़ोर इंसान कैसे लड़ सकता है? तो ये हम लोग जो बढ़ गए इस वजह से, शायद मैं समझता हूँ हमारी पार्टी की ताकत कम होने की वजह से कभी हम उसका साथ देना पड़ता है, कभी इसका साथ देना। इसका मतलब ये नहीं कि जब हम कांग्रेस का साथ दिए तो आप लोग ने ये क्यों नहीं कहा कि बोले हमारी पार्टी सेक्युलर है और हम सेक्युलरिज्म को साथ देते ना। कभी हमने कोई एक मुद्दे पे अगर उनको थोड़ा सा भी हल्का ढीलापन दिया है तो सीधा इल्ज़ाम लगा देते कि ये जनता दल बीजेपी की बी टीम है, जनता दल बीजेपी को साथ दे रही है। ये इल्ज़ाम कब तक देते रहोगे? सच्चाई का सामना करो। तो सामने की पार्टी जो है वो क्या करे उसको भी तो देखो। सर, अगर मुस्लिम लीडरशिप की बात करें तो मुस्लिम लीडरशिप की कमज़ोरी इसमें भी देखी जा सकती है कि आपस में इत्तेहाद नहीं है। बजट की कटौती हद से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन किसी लीडरों की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। जहाँ तक बजट का सवाल है, आप किस किस को दोष दोगे? कुमार स्वामी जी को दोष दोगे मुख्यमंत्री रहेंगे तो, या सिद्धरामैया जी को दोष दोगे, या आप येडियुरप्पा को दोष दोगे? किस किस को दोष दोगे? जबकि दोष हम हमारे में अपनों में है। माना जाने कितने लीडर होंगे पूरे टोटली आपके बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल के इंक्लूडिंग ऑल सारे लीडर आए एक प्लेटफॉर्म पे बैठे। कौमी मसला है, इस कौमी मसले में इत्तेहाद होना चाहिए, हम लोग का एक इत्तेफाक रहना चाहिए। बैठ के जो लोग कौम के फ़िक्रमंद हैं सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म, एक मीटिंग कॉल करें। मैं भी शरीक होने के लिए तैयार हूँ। हमारी एक मांग होना चाहिए माइनॉरिटी के ताल्लुक़ से, हम लोग बजट में हमारी हिस्सेदारी मांगना चाहिए। सब सिर्फ अपने प्लेट में जो आता है वो हिस्से की तरफ नज़र रखेंगे, कौम की फ़िक्र नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी और को दोष देना ये बेकार है। सबसे पहले हमारे मुसलमान लीडरशिप, भले पार्टी से कुछ भी हो, लफ्ज़ मुसलमान जितने भी लीडर हैं सब एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक कॉन्फ्रेंस करें, एक मीटिंग करें, अपने अपने ख्यालात को जाहिर करें, एक फ़ैसले पे आए और सारा फैसला ले जाके सरकार के आगे रख के टेबल ठोक के बात करना चाहिए कि हमारा भी हक बनता, हमको ये हक दो। इंडिविजुअल मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? या कोई एक स्टेटमेंट दे देगा, या कोई एक बाइट दे देगा, या कोई एक स्टेटमेंट देगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है भाई। हमारे इत्तेफाक की कमी है, हम इसी में मारे गए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला से दुआ तो कर सकता हूँ कि या अल्लाह आने वाले वक्त में मेरे सारे जितने भी लीडरान हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, हम सब बैठ के, ताकि एक राय मशवरे पे आए और ये पैगाम हम लोग सरकारों तक पहुंचाएंगे तो कुछ हासिल कर सकते हैं, जिससे हमारी कौम की भलाई और बेहबूदी हो सकती है। सर, जेडीएस में मुस्लिम लीडरशिप के ताल्लुक से कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रहा है। ये बताया जा रहा है कि सीएम इब्राहिम साहब जेडीएस ज्वाइन करने वाले हैं और मुस्लिम वोट बैंक को इस तरफ लाने वाले हैं। अगर आपका ये कहना है कि सीएम इब्राहिम साहब आने से मुस्लिम वोट बैंक जनता दल को आ जाएगा, तो मैं तहे दिल से उनको वेलकम करता हूँ। अगर सीएम इब्राहिम साहब जनता दल आते हैं तो मैं पहला इंसान हूँ जो मैं पहले खुश हो जाऊँगा। क्यों? एक आवाज़ उठाने वाले, वो एक बड़ा कद रखने वाले लीडर हैं जिनकी मैं इज़्ज़त भी करता हूँ, तो उनको मैं वेलकम करता हूँ, हार्टली वेलकम। लेकिन एक बात तो पक्की हो जाएगी, क्योंकि ये पहले जनता दल में थे, जनता दल छोड़ दिए इसलिए थे क्योंकि वो यहाँ अनकंफर्टेबल थे और जनता दल की पॉलिसी इनको पसंद नहीं थी, तो वो मूव हो गए थे कांग्रेस में। अगर कांग्रेस छोड़ के फिर वापस जनता दल आ रहे हैं तो इसका मीनिंग ये है कि कांग्रेस पार्टी भी अच्छी नहीं है और वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं है। अगर वो आते हैं तो सबसे बड़ा सबूत है हम लोगों को बोलने के लिए, फ़ख्र से हम कह सकते हैं कि देखिए सीएम इब्राहिम साहब जनता दल आ गए, इसलिए आ गए हैं क्योंकि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी नहीं है। बोलने के लिए हमारे साथ में एक मुद्दा भी तो लाएंगे, तो मैं उनको हार्टली वेलकम करता हूँ। अगर कौम के लेवल पर देखेंगे तो एक एमएलसी जो है वो रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो एक कम्युनिटी का नुकसान भी होगा एक सीट का। देखिए, रिज़ाइन करना है नहीं करना है वो उनकी चॉइस है। अल्लाह ने पार्टी बदलेंगे तो रिज़ाइन तो करना ही पड़ेगा। हज़रत अल्लाह ताला जन्नत जहन्नम दोनों बनाया, लेकिन चॉइस तो इंसान पे छोड़ दिया ना। अब रही रिज़ाइन करना नहीं करना, वो उनकी चॉइस है।
पार्टी बदलना नहीं बदलना उनकी चॉइस है, लेकिन मैं अपने तरफ से इतना कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद जनता दल में होने के नाते, भाई कोई भी लफ्ज़ मुसलमान ओपन ऐलान, जितने जनता दल में आके शामिल होना चाहते हैं, मैं उन सभी मुसलमानों को हार्टली वेलकम करता हूँ। आओ आओ और जुड़ जाओ। आज मैं सिर्फ एक सिपाही की तरह खड़ा हूँ, मैं कमांडर बनना चाहता हूँ, मेरे पीछे फौज चाहिए। आओ, जिसमें भी जज्बा कौम की खिदमत करने का सब आओ, सभी को वेलकम करता हूँ, ना कि टॉल लीडर, एक ऑर्डनरी छोटा हो या बड़ा हो, जिसमें कौम का खिदमत करने का जज्बा है, उसको मैं खुले दिल से उसका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम आना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, डीजे हल्ली मामले में बताया जा रहा है कि अक्सर बेकसूर लोगों को हिरासत में लिया गया था। अब अक्सर लोगों को जो है बेल मिल रही है, बेल श्योरिटी रखा गया है, शर्त रखा गया है, लेकिन उसमें जो श्योरिटी की जो शराइत हैं उसमें जायदाद है या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट की सिग्नेचर्स हैं। तो अब जो लोग हैं वो लीडरों की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से मदद मिल सकती है। आपने कभी इस ताल्लुक से कुछ सोचा सर? देखिए, जिस दिन ये हरकत हुई थी, मैंने उस दिन यही कहा था कि भाई ये एक गुमराह और बहकी हुई भीड़ है। मैंने उसको भीड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, और मैंने गवर्नमेंट से ये भी कहा था कि उसको कोई पर्टिकुलर ज़ात, जमात या मज़हब के ताल्लुक़ से नहीं देखना चाहिए। लेकिन आज की तारीख़ में हिंदुस्तान में तासुब सर चढ़ के बोल रहा है, और ये तासुबी का असर है जो कि एक पर्टिकुलर एक कौम, एक कम्युनिटी, जैसे कि ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, या माइनॉरिटी मुस्लिम्स हो गए, उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है और एक ख़ास जमातों के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ये एक है, लेकिन आज उसको पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिए हैं। जो पार्ट 2 होता है ये दबे हुए तबकों पे लागू होता है, जो पार्ट 1 जो है वो अपर क्लास को, उनके कहने के हिसाब से जो अपर क्लासेस है। सर, मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि अब जो लोगों को बेल मिल रही है उसमें शर्त है कि ज़मानत दी जाए जायदाद वगैरह की, तो अब लोग जो हैं वो गरीब तबके से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें बिल्कुल मुलविस भी नहीं थे, उनका कहना है। तो ऐसे सिचुएशन में लीडरों की तरफ से कोई उनको मदद मिल सकती है? सर, लीडरों के ताल्लुक़ से मैं अभी तक किसी से ना मिला, ना मैं मशवरा किया हूँ, ना ही किसी के अगर कोई मंसूबे होंगे। हाँ, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है, कुछ खुसूसी हजरात जो सियासत से ताल्लुक़ नहीं रखते, ऐसे हजरात उनकी मदद के लिए कुछ मंसूबे बनाए हुए हैं, जो कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे है और मैं भी उसका एक हिस्सा बन रहा हूँ। लेकिन मैं सभी लीडरों की ज़मानत तो मैं नहीं ले सकता कि कौन क्या करेगा या नहीं करेगा। अगर जहाँ तक मेरी अपनी खुद पर्सनल बात है, तो ऐसे तंजीमों से मैं हाथ मिला के मैं सीधा सीधा आके काम करना नहीं चाहता हूँ। क्यों? सियासत में होने की वजह से जब मेरे 4 दोस्त हो सकते हैं, तो मेरा एक दुश्मन भी हो सकता है। जब मैं फंसा रहूँगा तो मैं किसी और को क्या मदद करूँगा? इस इत्तेहाद की जहाँ तक बात है, लीडरों को जोड़ने के लिए आप भी तो पहल कर सकते हैं। पहल करने के लिए आप जानते हैं कि हमारी पार्टी में बहुत कमज़ोरी है, मतलब मुसलमान लीडरों की तादाद कम है हमारे में, तो इसीलिए तो मैं सभी को वेलकम कर रहा हूँ कि सब आ जाओ मेरी पार्टी में। लेकिन क्या करते, मेरी कौम कुछ एक अजीब ही प्याला पी लिए, पता नहीं उस प्याले का जायका किस बेवकूफ़ ने समझाया था, और वो आज तक उसी जायके के नशे में डूबे हुए हैं, वो उस प्याले से बाहर नहीं आना चाह रहे। तो मैं खुसूस, हाँ भाई, नाम बोल लो, कांग्रेस बोल लो, समझे नहीं समझे? अब वो कांग्रेस के जो लीडर हैं वो मेजॉरिटी में, तो कॉल फॉर तो उनको ही करना चाहिए, वो लोग आगे आना चाहिए। वो आगे आते हैं तो हम उनके साथ में जुड़ते हैं उस चीज़ में। वो छोड़ के आप बोलोगे जेड से आप अल्फ़ाबेट पढ़ो, हाउ कुड बी पॉसिबल? अल्फ़ाबेट तो ये से स्टार्ट होता है, ये से पढ़ के जेड पे एंड होता है, जेड से आप स्टार्ट करके ये नहीं पढ़ सकते। तो इन सब हजरात को बड़े बड़े जो ओहदे एंजॉय किए, मज़े किए, सियासत में सारी ज़िंदगियाँ निकाले, मेरा सवाल उनसे है कि भाई तुम क्या कर रहे हो? बाहर आओ, बाहर आके सवाल करो, हम लोग तुम्हारे साथ में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ज़फ़रुल्लाह साहब। इनका कहना है कि इन्होंने काफ़ी मामलात में अपने बयान दिया, इन्होंने काफ़ी वजाहत के साथ जो है अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।